तीसरा बिंदु आता है हमारा पुरातत्व संबंधी सामग्री कि आखिर पुरातत्व संबंधी सामग्री जो उससे हमें किस प्रकार से जानकारी मिलती है और उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे कि हम भारतीय इतिहास जो उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आते हैं अभिलेख है, कलाकृतियां, स्मारक और भग्नावशेष है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन और सिक्के मुख्य रूप से आते हैं जिनसे कि हमें उस समय के इतिहास जो उसकी जानकारी मिलती है। इसमें सबसे पहला आता है अभिलेख या उत्कीर्ण लेख। कहा जाता है कि जितने भी अन्य साक्ष्य हैं उन सभी साक्ष्यों से कहीं ज़्यादा ठोस और सॉलिड साक्ष्य जो हमारे पास में क्या है, अभिलेख या उत्कीर्ण लेख है। क्योंकि प्राचीन भारतीय शासक जो है उन्होंने, सामंत और समृद्ध लोग जो थे, उन्होंने समय समय पर अपनी विजय, कीर्ति, दान, सत्कर्म अथवा समारोह की स्मृति में अनेक अभिलेख जो वो लिखवाए थे। और ये अभिलेख हमें अनेक स्थानों पर अनेक रूपों में मिलते हैं, जैसे कि स्तंभ शिलाओं, गुहाओं, मूर्तियों, प्राकारों, इसके अलावा पात्रों और ताम्रपत्र जो उनके रूप में मिलते हैं। अशोक के पहले के अभिलेख जो हमें नहीं मिल पाए हैं और इन अभिलेखों में समकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, सांस्कृतिक दशाएं जो उनकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा इनमें साहित्यिक जानकारी जो वो भी हमें पता चलती है। जैसे उदाहरण के रूप में कि यदि हमें कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख नहीं मिलते तो इन सभी व्यक्तियों के विषय में हमें जानकारी जो ज़्यादा नहीं मिल पाती। तो इस प्रकार से उनकी सांस्कृतिक जानकारी जो हमें इन अभिलेख जो उनसे मिलती है। इसके अलावा आपके अभिलेख जो थे उनमें साहित्य जो उनकी भी पुष्टि होती है, जैसे कि हर्ष के संबंध में बाण के कथन की पुष्टि, उसके बांसखेड़ा और मधुबन दान पत्र जो थे उनसे भी पतंजलि के महाभाष्य में उल्लिखित पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था, इस बात की पुष्टि होती है कि अयोध्या में उन्हें यज्ञ करवाया था। ये अयोध्या अभिलेख जो उससे पता चलता है। इसके अलावा बिना अभिलेखों की सहायता के हम अनेक राजवंश जो थे वो कहा जाता है, अगर हमें अभिलेख नहीं मिलते तो बहुत सारे ये राजवंश जो थे वो कहा जाता है कि विस्मृति जो उसके गर्त में चला जाते। और इन अभिलेखों में हमें शासक जो थे उनके नाम है, उनकी वंशावली है, उनका तिथि कौन सी समय में वो शासक बने, कौन से समय मरे, इसके अलावा उनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं जो उनके बारे में पता चलता है, जिनसे कि हम उनकी सहायता से किसी भी काल, किसी भी देश, किसी भी राजनीतिक स्थिति जो उसके आपसी संबंध जो उनको जोड़कर उस समय की परिस्थितियां जो उस समय के इतिहास जो उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि जहां नेचुरल शिलाएं नहीं होती थी तो वहां पर कहा जाता है कि स्तंभ लेख जो वो लिखवाए गए और स्तंभ लेख जो उनमें अशोक जो उसके स्तंभ लेख मुख्य आते हैं। इसके अलावा यूनानी हेलियोडोरस का विदिशा का स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख जो कि अशोक के स्तंभ लेख जो उसी के ऊपर लिखा गया है। इसके अलावा चंद्रगुप्त का मेहरोल स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख काफी महत्वपूर्ण बताए जाते हैं। इनमें हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में काफी सहायता मिलती है। और शिलालेखों में भी अशोक के शिलालेख सबसे इंपॉर्टेंट बताए गए। इनके अलावा पुष्यमित्र शुंग का योद्धा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, दशरथ के नागार्जुनी गुहालेख, सातवाहनों के नासिक, नानाघाट और कार्ले के लेख तथा गुप्त नरेशों के गुहालेख काफी उल्लेखनीय बताए हैं। और गुहालेख पर्वतीय अंचलों से प्राप्त हुए हैं और दक्षिण के गुहालेख शक, सातवाहन, संघर्ष एवं दक्षिण भारत की तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक, इसके अलावा आर्थिक और धार्मिक स्थिति जो उसके बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जो उनके शरीर जो उनको सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे स्तूप जो बनवाए गए थे और इन स्तूप जो उनके भी तोरण द्वार यानी कि उनके ऊपर भी बहुत सारे यानी कि लेख लिखवाए गए थे, जिनमें सांची है, भरूच है, अमरावती जो है, ये जो स्तूप जो थे उनकी जो वेशनियां जो थी उनके ऊपर अनेक प्रकार के लेख लिखवाए गए जो कि हमें उस समय के इतिहास जो उसके बारे में बताते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, बौद्ध और जैन मूर्तियों पर भी उत्कीर्ण लेख जो उनसे भी हमें भारतीय इतिहास जो उसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा प्राचीन नरेश तथा सामंत कभी कभी किसी व्यक्ति को दान अथवा जब भी पारितोष देते थे वो भी कहा जाता है कि ताम्रपत्र जो उनके ऊपर लिखवा कर देते थे। और ऐसे ताम्रपत्रों से भी हमें अनेक प्रकार की जानकारी मिलती है, जैसे कि शासक तथा उसके वंश का संक्षिप्त परिचय जिसके समय में ताम्रपत्र लिखा गया। इसके अलावा दानगई यानी कि दान देने वाला या उसके वंश, शाखा और गोत्र का वर्णन। इसके अलावा दान का अवसर यानी किस अवसर पर यह दान दिया गया था, जैसे किसी विजय के उपलक्ष्य में, तीर्थ के उपलक्ष्य में या ग्रहण इत्यादि यानी कि धार्मिक कार्य जो उसके उपलक्ष्य में। इसके अलावा अग्रहार भूमि, उसकी माप और सीमा या दान की गई धनराशि जो उसका भी उल्लेख होता था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कर जो उनकी सूचियां वो भी इनमें मिलती। तो इस प्रकार से हमें अभिलेख या उत्कीर्ण लेख जो उनसे हमें अनेक प्रकार की जानकारी मिलती है। दूसरी बात आती है कलाकृतियां कि आखिर कलाकृतियां जो उनसे हमें किस प्रकार से इतिहास जो उसकी जानकारी मिलती है। कि प्राचीन काल की बहुत सी कलाकृतियां, भित्ति चित्र, स्तंभ, मूर्तियां, मंदिर, खिलौने, आभूषण, मोहरे आदि भारत के विभिन्न स्थान जो उनसे हमें प्राप्त हुए हैं। और
जिनके अध्ययन से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास, सभ्यता और संस्कृति जो उसके बारे में पता चलता है। और इन कलाकृतियों में बहुत सी तो खंडित हो गई, और सिंधु घाटी से विभिन्न क्षेत्रों से इस प्रकार की कलाकृतियों के बहुत से नमूने मिलते हैं, जिनकी सहायता से हम लोग सैंधव सभ्यता जो उसके बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। इसके अलावा गुफाओं से निर्मित भित्ति चित्रों से भी हमें जानकारी मिलता है, जिसमें कि आप देख लीजिए अजंता है, एलोरा है, सितनवासल है, आप इसके अलावा बादामी और बाघ की गुफाएं जो उनके जो चित्र जो उनसे भी हमें उस समय के इतिहास जो उसकी जानकारी मिलती है। इन चित्रों में समकालीन कला और संस्कृति जो उसके बारे में पता चलता है। इसके अलावा पत्थर, तांबा, कांस्या, पीतल की बनी हुई मूर्तियां जो वो भी हमें इतिहास जो उसकी जानकारी में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। और ये कलाकृतियां प्राचीन भारतीय संस्कृति की अविरल परंपरा जो उसको प्रस्तुत करती है। अगली बात आती है स्मारक और भग्नावशेष, कि स्मारक और भग्नावशेष जो है उनसे भी हमें इतिहास जो उसके बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि जाहिर है छेनी, कैनी और तुलिका जैसे निर्जीव साधन जो है वो भी हमें इतिहास जो उसको बताने में अपनी सहायता देते हैं। कि प्राचीन भारतीय स्मारक तत्कालीन भारतीय वास्तुकार, शिल्पकार और चित्रकारों के उद्गार जो उसको हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, पाटलिपुत्र आदि के भग्नावशेष अपने अपने समय की कहानी बताते हैं। और इसी प्रकार से स्मारक के रूप में सुरक्षित मंदिर, स्तूप, गुफाएं, मूर्तियां, स्तंभ, तोरण, चित्र इत्यादि जो है वो भी हमें उस समय की कहानी सुनाते हैं। और इन स्मारकों एवं भग्नावशेषों से भिन्न भिन्न कालों की कलाओं और उनके विषय तथा शैलियां जो उनका भी अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ ही कहा जाता है कि इनके सूक्ष्म अध्ययन से हम उस समय के कालक्रम जो उसको भी डिसाइड कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में सिंधु क्षेत्र में प्राप्त पाशुपत शिव की मूर्तियों से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय में यानी कि शिव जो उसकी पूजा प्रचलित रही होगी। इसी प्रकार से गुप्त काल में वैष्णव, बौद्ध, जैन एवं शैव धर्म की बहुत सी मूर्तियां मिली, जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि गुप्त काल में यानी कि धार्मिक सहिष्णुता रही होगी। वहां के शासक जो उन्होंने सभी लोगों को अपने अपने धर्म जो उसको मानने की अनुमति दी होगी। इसी प्रकार से मूर्तियों और चित्रों से भी हम भिन्न भिन्न वेशभूषा, हाव भाव आदि, इसके अलावा उस युग की धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं जो उनकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में स्मारक और भग्नावशेष थे, जिनसे कि हमें उस समय के इतिहास जो उसकी जानकारी मिलती है। अगली बात आती है कि मिट्टी के बर्तन और मुद्राएं, इनसे हमें किस प्रकार से जानकारी मिलती है। कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से उत्खनन में प्राप्त मिट्टी के बर्तन तथा मुद्राएं यानी कि मोहरे जो थी, उनसे भी हमें इतिहास जो उसके बारे में जानकारी मिलती है। और इनके सूक्ष्म अध्ययन जो उससे हमें काल निर्माण जो उसमें भी सहायता मिलती है। और इसके अध्ययन से उस युग की कला जो उसके बारे में हमें पता चलता है। इसके अलावा प्राचीनतम बर्तन, मोहरे सिंधु प्रदेश से जो हमें मिले, परंतु इन पर कहा जाता है खुदे हुए लेख जो है, काफी लेख लिखे हुए हैं, तो लेकिन हम लोग उनको अभी तक यानी कि जो पुरातत्ववेत्ता है जो उनको अभी तक नहीं पढ़ पाए। अगर उनको पढ़ लेंगे, सभी को केवल 300 साढ़े 300 शब्द जो उनको पढ़ा गया, अगर सभी को पढ़ लिया जाए तो जाहिर है सिंधु घाटी सभ्यता जो उसके विविध पक्ष जो उनकी जानकारी हमें मिल जाएगी। इसी प्रकार से सिक्के आते हैं कि सोने, चांदी, तांबे और पीतल के प्राचीन सिक्के भी इतिहास की जानकारी जो उसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं। वस्तुतः कहा जाता है कि ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से ईसवी सन की 3वीं शताब्दी तक के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? सिक्के हैं। और इन सिक्कों पर प्राय शासकों का नाम होता था, उनकी उपाधि होती थी, तिथि होती थी कि अर्थात उसने कब यानी कि आपके राज्य ग्रहण किया। इसके अलावा राज चिन्ह और धर्म चिन्ह ये सभी अंकित होते थे और इससे राजवंशों के काल निर्माण में सहायता मिलती है। इसके अलावा राजाओं के द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य जो उनकी जानकारी मिलती है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम देते कि कनिष्क के सिक्कों पर अंकित बौद्ध, हिंदू, ईरानी और यूनानी देवताओं के नाम उस बौद्ध शासक की धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। इसके अलावा समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अंकित अश्व एवं यूप, अश्वमेघ पराक्रम लेख उसके द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किए जाने का ज्ञान कराते हैं। तो वीणा अंकित सिक्के उसके संगीत प्रेम का संकेत देते हैं। और किसी भी राज्य की समृद्धि और संपन्नता के स्तर को निर्धारित करने में सिक्के जो सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। कि जैसे प्रारंभिक गुप्त शासकों के सिक्के जो थे वो पूरी तरह से सोने के नहीं थे और उनके शासनकाल की यानी कि जो गुप्त शासकों के जो शुद्ध सोने के सिक्के जो थे वो कहा जाता है कि उनकी संपन्नता जो उसको बताते हैं। फिर बाद में जो आपके स्कंदगुप्त जो उसके स्वर्ण सिक्कों में कहा जाता है कि थोड़ी बात मिलावट बताई जाती है। तो उस समय आर्थिक या राजनीतिक अशांति जो है बिगड़ती हुई दिखाई दी और आर्थिक स्थिति जो वो थोड़ी डाउन गई, तो ये चीज का वो संकेत देते हैं। इसके अलावा कभी कभी सिक्कों पर 2 भिन्न कुलों के राजा जो उनके भी नाम होते थे। जैसे जोगलथम्बी से प्राप्त शक राज नहपान के सिक्कों पर सातवान नरेश गौतमीपुत्र सातकर्णी जो उसका नाम भी लिखा है, जो कि शकों पर सातवान विजय का सूचक है। प्राय एक ही राजा के बहुसंख्यक सिक्के उसके शासनकाल की स्थिरता जो उसको भी बताते। तो किसी शासक के अल्पसंख्यक सिक्के उसके अल्पकालीन अथवा संकटपूर्ण स्थिति को जानकारी देते। इसके अलावा सिक्कों की प्राप्ति स्थानों
से भी राज्य की सीमाएं जो उसको डिसाइड कर सकते थे, कि जहां तक उसके जिस राजा के सिक्के मिलते थे उससे पता चलता है कि उस क्षेत्र में उसका शासन चलता था। इसके अलावा मुद्राओं पर अंकित लेख तथा चित्र तत्कालीन साहित्य और कला की स्थिति जो उसका भी ज्ञान कराते हैं। संक्षेप में अगर हम देखें तो सिक्कों पर अंकित तथ्यों से विभिन्न शासकों के शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, और इतिहास का जो निर्माण है उसमें इस प्रकार की जानकारी हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। तो इस प्रकार से ये जो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनसे कि हमें इतिहास जो उसकी जानकारी मिलती है, ये हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य रहा था।